डिस्कशन कर रहे थे वो हमारा डिस्कशन था कि एपिडेमिक क्या होता है, किस तरह से ये सब पॉइंट हम पढ़ चुके थे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। यस सर। तो आखिरी क्लास में हमारी जो बात थी वो थी कि डिजीज, एपिडेमिक्स, एंडेमिक ये क्या होते हैं। इस बीच में ये एक एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ठीक है, 1897 का ये एक्ट है। और इस 1897 को एक्ट को इस्तेमाल किया गया इस कोरोना के समय पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एपिडेमिक एक्ट के बारे में कोई और चीज की जानकारी है आप में से किसी को? कोई चीज याद आ रही है? सर इसमें अमेंडमेंट हो चुका। वो तो ठीक है। इसका कोई हमारे 18 मतलब उससे भी कोई फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना है? स्पेनिश फ्लू आया था सर उसमें शायद। 1920 में। यस सर, 1918 में आया था। जो शुरुआती विरोध हाँ जी सर, इससे बुल्बोनिक प्लेग आया था सर मुंबई हाँ, में। मुंबई में, और उसका विरोध हुआ था। तो ये उस समय से ही, ये अगर डेट उस समय के डेट जो याद हो, मुंबई में जो पुणे नासिक में आया था उसके बाद ये एपिडेमिक एक्ट लाया गया था। इसका एक विरोध भी हुआ था क्योंकि इसकी शक्तियां मतलब वो थी। उस तरीके का विरोध नहीं हुआ था क्योंकि उस समय लोगों को इतनी कोई बहुत राजनीतिक समझ नहीं थी। चलो, तो ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का है, 1987 का, और जिसका उद्देश्य है कि किस प्रकार हम एक एपिडेमिक बीमारी को ज्यादा गंभीर होने से, फैलने से कैसे रोक सकते हैं, क्या उसके लिए साधन हमारे पास हो सकते हैं। तो उन साधनों को ये प्रोवाइड कराता है। कुछ इमरजेंसी प्रोविजन है जो कि टेम्परेरी प्रोविजन है, जो जब बीमारी फैले तो उस समय पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन टेम्परेरी प्रोविजंस का सरकार इस्तेमाल कर सकती है। इसमें ये सब जनरल बात है, इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक्ट क्या क्या प्रोविजंस हैं कि ये पूरे देश में, होल ऑफ इंडिया में लागू होता है, और जो राज्य सरकार है उनको शक्तियां, विशेष शक्तियां देता है रेगुलेशन बनाने का और विशेष कदम उठाने का। जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी साधन से, उनको इंस्पेक्ट करना, सेग्रीगेट करना लोगों को, टेम्परेरी अकोमोडेशन लोगों को किसी एक विशेष स्थान पर रखना, ठीक है, जैसे आइसोलेशन या क्वारंटाइन। तो ये सब कदम उठाने की जो शक्ति है, ये हमें एपिडेमिक एक्ट का जो प्रावधान है ये प्रोवाइड किए जाते हैं इस कानून, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर पेनल्टी भी है, जो सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड है। यदि कोई किसी के इस कानून का पालन नहीं करता तो उसको उपयुक्त सजा भी दी जा सकती है। तो सजा का प्रावधान भी है इसमें, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत। सेक्शन आईपीसी ऑफ सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी है, जिसके तहत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी कर्मचारी है, और वो अपना कानूनन कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई लॉफुली कोई काम कर रहा है, तो उसके आदेश को वो अपना आदेश जारी कर सकता है। कोई उसके आदेश का अवमानना करता है, पालन नहीं करता है, तो ऐसे में ये सेक्शन 188 उसके अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है। यदि वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके काम में, उसको किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, रुकावट लाने का खतरा पैदा करता है, या चोट पहुंचाने का खतरा पैदा करता है, तो ऐसे में ये कानून इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत किसी को भी 1 महीने की सजा या फाइन
दिया जा सकता है या दोनों दिया जा सकता है। 200 रुपये का फाइन, और ये फाइन पुराने समय का चला आ रहा है, तो अभी शायद ये रिवाइज भी हो गया होगा। और अगर ये इस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन जान को खतरा या हेल्थ सेफ्टी या दंगे फैलाने के लिए काम कर सकता है, इस प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसे में वो सजा 6 महीने तक की जा सकती है। आप लोग जैसे हम लोग सरकारी कर्मचारी कोई भी काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला है, लोग उसको मार के चले जाते हैं, या किसी भी तरीके से आप सरकारी काम में व्यवधान डालते हैं, तो इस कानून के तहत किसी को बंद किया जा सकता है। ये कानून जो है जनवरी 28 में प्लेस किया गया था, जब मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था। इसके अंदर कुछ कुछ अमेंडमेंट भी की गई हैं, और इसके अंतर्गत जो सजा है, जो सजा का प्रावधान है, वो 3 महीने से 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया है, और फाइन जो है 50,000 से 2 लाख रुपए तक किया गया है। और यदि ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोई कोशिश करता है, तो ऐसे में सजा 6 महीने से लेके 7 साल तक हो सकती है, और जो जुर्माना है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। पहले भी इस प्रकार के जो एपिडेमिक इस कानून का सरकार ने इस्तेमाल किया। स्वाइन फ्लू के समय जब पुणे में स्वाइन फ्लू फैला था, और वडोदरा में 2018 में, तो समय समय पर ये कानून इस्तेमाल किया जाता गया रहा है हमारे देश के। कुछ जो बड़े बड़े एपिडेमिक्स हैं जो हमारे इतिहास में, जो बड़े कुछ एपिडेमिक्स हुए हैं, तो उनके बारे में एक बार जान लेते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हों, ऐसे एपिडेमिक के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो जैसा हमने जाना था कि एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक? सर ये एक एरिया में फैलता है। एक सर्टेन बीमारी है जो एरिया में फैल जाए एक छोटे समय के लिए। फैलने को क्या बोलोगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि छोटा सा इन्फेक्शन बोलेंगे यार। नहीं, वो ठीक है, पर फैलना क्या हुआ? मतलब फैलना ठीक है, अपने शब्द तो हिंदी में लगभग इसका यही शब्द है, पर किसको बोलेंगे फैलना? एक से दूसरे लोगों को होना, दूसरे से और लोगों को होना। नहीं, सर कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ डायबिटीज है, ठीक है, ठीक, अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का तो कभी कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, तो वो तो एपिडेमिक नहीं है, यानी कि एक तरह से वो भी है। स्लो एपिडेमिक है। होती है या नहीं होती है? होती है सर। होती है, पर वो तो फैलती नहीं है। वो तो फैलती नहीं है सर वो बिहेवियरल वो है, मतलब बिहेवियर में चेंज होगा, ओबेसिटी नहीं होगा तो फिर डायबिटीज भी नहीं होगा। पर ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट के जैसे तो नहीं फैलता। हाँ पर तो वो एपिडेमिक क्या क्या होता है? ये तो गड़बड़ बात कर रहे हो आप लोग। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोग एपिडेमिक नहीं बता रहे हो। सर एपिडेमिक कब होगा कि जब कोई किसी टाइप की डिजीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हो जाती है किसी सर्टेन एरिया में। नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है पूरी तरह से। एपिडेमिक का मतलब है सडन राइज, ठीक है, एकदम से किसी बीमारी में बदलाव हो जाना, ठीक है, उसके फैलाव में बदलाव होना। जो पहले बीमारी नहीं हो रही थी वो एकदम से होने लगे, ठीक है। पहले मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई केस नहीं होता था, 0 केस होता था, एकदम से 10 केस आने लगे, इट्स एन एपिडेमिक, ठीक है। सडनली कोई बीमारी फैल रही है, कोई बीमारी के 10 केस होते थे, एकदम से 1000 केस हो गए, दिस इज एन एपिडेमिक, ठीक है। तो बीमारी एकदम से फैलने लग गई, तो आपने जिसे बोल रहे हो ना फैलना, तो फैल रही है। जहां बहुत कम लोगों को हो रही थी, रिलेटिवली कम लोगों को हो रही थी, अगर उसका नंबर एकदम से बढ़ रहा है,
तो इट मीन्स कि वो एक एपिडेमिक है, वो बीमारी फैल रही है। तो इंक्रीज इन नंबर इज इम्पोर्टेंट एपिडेमिक के लिए। किसी भी जनसंख्या में एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होने लगे थोड़े समय के भीतर में, तो वो एपिडेमिक कहलाता है। दूसरी तरफ कोई बीमारी फैली रहती है उसे एंडेमिक बोलते हैं, कि उसके जो केसेस हैं वो लगभग उतने ही रहते हैं। जैसे किसी बीमारी के 10 केस रहते हैं तो भी वो एंडेमिक बीमारी है, मतलब वो मौजूद बीमारी है, फैली रहती है। और ये 1000 केस है, कितने भी केस हो सकते हैं। हाइपर एंडेमिक भी हो सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में केसेस मौजूद रहते हों, तो वो हाइपर एंडेमिक कहलाता है। और एपिडेमिक कहलाता है जब कोई बीमारी से बहुत सारे लोगों को एक जनसंख्या के भीतर छोटे स्पैन में लोगों को प्रभावित करने लगे, शॉर्ट पीरियड के अंदर में बड़ी संख्या में। और शॉर्ट पीरियड एक रिलेटिव टर्म है, जैसे डायबिटीज में ये शॉर्ट पीरियड सालों भी हो सकता है, जबकि इन्फेक्शियस डिजीज में ये डेज होता है। तो यदि हमारी कोई बीमारी तेजी से फैलने लगे, मतलब उसके नंबर ऑफ केसेस जो स्पर्ट है, स्पर्ट होना बहुत जरूरी है। स्पर्ट आप लोग समझते हैं? तेजी से नो सर। स्पर्ट मतलब केसेस बढ़ जाना, नंबर स्पर्ट का मतलब हुआ जो केसेस का बढ़ना, नंबर्स का बढ़ना। क्या बोले, उतार नहीं, चढ़ाव, चढ़ाव, तेजी से चढ़ाव होना किसी चीज का, बढ़ना। जैसे सेंसेक्स में तेजी से बढ़ जाता है तो देयर इज अ स्पर्ट। फिर स्पर्ट का नॉर्मली इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई तेजी से बढ़ती है और वापस फिर तेजी से गिर जाती है, तब हम स्पर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कि कभी किसी चीज में, किसी भी चार्ट को हम बना रहे हैं, उसमें कोई चीज एकदम से ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, उसे स्पर्ट बोला जाता है। तो एपिडेमिक के अंदर में ये बढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो गिरे भी, ये भी ध्यान रखिए। हो सकता है उतनी संख्या में लोग प्रभावित रहें, परंतु यदि कोई जनसंख्या में तेजी से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो वो एपिडेमिक कहलाता है। और ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, ये वायरस, बैक्टीरिया या अदर एजेंट्स के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आज के समय में ओबेसिटी भी एक पेंडेमिक है, एपिडेमिक है। ठीक है, बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दादा दादी के समय देखेंगे तो बहुत कम लोग ओबेसिटी का शिकार थे, पर आज बहुत सारे लोग हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं। तो ऐसे बीमारियों को हम एपिडेमिक बोलते हैं। और जो हिस्टोरिक एपिडेमिक है उसमें है एक ये प्लेग ऑफ जस्टिनियन। ठीक है, जस्टिनियन, जिसके हमें रिकॉर्ड मिलते हैं कॉन्स्टेंटिपोल। ठीक है, जहां आज इस्तांबुल है, कॉन्स्टेंटिपोल में, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था, 541 से 542 के बीच में ये प्लेग फैला था। और इसमें लगभग 100 मिलियन लोग मारे गए, जो कि लगभग उस समय पूरी दुनिया की आधी आबादी के आसपास हुआ करता था। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग इस प्लेग के अंदर में मारे गए थे। इसके बाद ये बाइजेंटीनियन प्लेग के बाद एक ब्लैक प्लेग। ठीक है, प्लेग इसीलिए खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, ब्लैक प्लेग, क्योंकि ये प्लेग किसके द्वारा बीमारी फैलती है? रैट्स। रैट्स के द्वारा। इसका एजेंट होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे यर्सीनिया पेस्टिस बोला जाता है। यर्सीनिया पेस्टिस, ये यर्सीनिया पेस्टिस चूहों को बीमार करता है। और चूहों के ऊपर एक इंसेक्ट होता है, उसके द्वारा, उस वेक्टर के द्वारा चूहों के ऊपर वो इंसेक्ट रहता है। और वो चूहे जब इधर उधर भागते हैं तो वो अपने साथ इस बीमारी को फैलाते हैं, और इसके कारण प्लेग होता है। पहले एक 2 तरीके का हो सकता है, जैसे अभी हमने नाम पढ़ा था, ब्यूबोनिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग होता है जिसमें शरीर में गांठें बन जाती हैं,
और न्यूमोनिक प्लेग हमारे फेफड़ों में होता है। तो ये दोनों तरीके से ये हो सकता है, ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग। ये यूरोप का एक सबसे खतरनाक एपिडेमिक, फेटल पेंडेमिक रहा, जिसमें करीब 50 मिलियन लोग यूरेशिया, नॉर्थ अफ्रीका में मारे गए थे। उसके बाद वो एशिया में फैल गया। इस ब्लैक प्लेग ने लगभग 60% ऑफ यूरोप पॉपुलेशन, आधी आबादी को खत्म कर दिया, आधी से भी ज्यादा आबादी को यूरोप की खत्म कर दिया था ब्लैक प्लेग नाम की इस बीमारी ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं HIV एड्स पर। हमारे समय में जब मतलब हम लोग थोड़ा जब चीजों को समझने लगे हैं, तो HIV एड्स का जो पेंडेमिक है वो हमने देखा, जो बड़े स्तर पे वायरस का एक बीमारी फैली, HIV एड्स। ठीक है, ये एपिडेमिक दुनिया की नज़र में 1980 के दशक में ही लोगों के नज़र में आया। ठीक है, जब कुछ इस प्रकार के केसेस नोटिस में आए। वैसे ये बीमारी 1960 से कही जाती है कि ये लोगों के बीच में मौजूद थी। 1987 तक इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं था। ये वायरस पर्टिकुलरली सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के जो सहारा, सब सहारन अफ्रीका किसको बोलते हो? तो जो सहारा के ऊपर नीचे का एरिया जो रहता सहारा, यस सर। सहारा के ऊपर नीचे, ऊपर कुछ है? मुझे नहीं लगता। नो सर। सब सहारन मतलब नीचे। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का। अगर आप नक्शा देखोगे, उस कॉन्टिनेंट के ऊपर के हिस्से में जहाँ इजिप्ट है, लीबिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, उस सहारन अफ्रीका के नीचे का हिस्सा विशेष रूप से काफी ज्यादा गरीब और काफी ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल है। तो वो अफ्रीका को सब सहारन अफ्रीका बोला जाता है। और दुनिया का 70% केस लोड HIV का इस सब सहारन अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। और इसका कारण है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत ही गरीब आर्थिक स्थिति है, और लिटिल और नो सेक्स एजुकेशन। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है HIV के स्प्रेड का इस क्षेत्र में। ठीक है, तो एजुकेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एजुकेशन हमें बहुत सारी तरह से फायदा देती है, जो हम लोग बार बार बात करते हैं, शिक्षा का महत्व। उनमें से एक कारण ये भी है, जब शिक्षा नहीं होती है तो वो बीमारियां भी लाती है। हम लोगों को शायद पता ना चलता हो, पर जाने और अनजाने में हमारी जो एजुकेशन है वो हमें बहुत सारी बीमारियां होने से बचाती है, या उनके जल्दी ठीक करने के लिए हमें तैयार करती है। तो ये हमारी एजुकेशन की शक्ति होती है। ये जो उसके बाद जो अदर मेजर एपिडेमिक्स हुए हैं, स्पेनिश फ्लू, ये काफी ज्यादा जो है न्यूज में रहा, कि लगभग 100 साल बाद ये घटना हो रही है। तो फ्लू जैसा ही ये कोरोना वायरस है, ये भी एक प्रकार का फ्लू है। और इस कोरोना वायरस, स्पेनिश फ्लू में दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे 1918 में। 1994 से 1903 के बीच में जब भारत में ये एपिडेमिक एक्ट लाया गया, उस समय पर ये मॉडर्न फ्लू फैला, जिसमें 10 मिलियन लोग मारे गए। एशियन फ्लू है, जिसमें 2 मिलियन लोगों की डेथ हुई। कोलेरा का पेंडेमिक, ठीक है, कोलेरा, हैजा जिसको बोलते हैं, तो हैजा भी एक पेंडेमिक की शक्ल विशेष रूप से भारत में रखा करता था, और इसमें 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग मारे गए। रशियन फ्लू, जिसमें 1 मिलियन, और हांगकांग फ्लू। तो इस प्रकार के ये कुछ मेजर दुनिया के बड़े बड़े एपिडेमिक्स हैं जो आज तक हो चुके हैं, और जिनसे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। और आज हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन पेंडेमिक्स के बारे में तैयार रहें। बाकी कोविड के भीतर क्या हुआ वो अभी दोबारा कहने की, इस समय कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग ज्यादा परिचित हैं।
कोविड के प्रति हमारी जानकारी, कोविड के प्रति हमारा जो अध्ययन है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा विस्तृत है। इसके बाद जिस विषय पर हम जाते हैं कि अब हमने बात की थी बीमारी की, कोविड नाम की बीमारी की, ठीक है। कोविड के जो वेरिएंट हैं, अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, एक और नया वेरिएंट आया है, तो उसकी कहानी आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो म्यूटेशंस होते हैं इनके सेल सरफेस के ऊपर, हर जीव अपने को सुधारता है, इसको कह सकते हैं। मतलब म्यूटेशन, वैसे म्यूटेशन एक तरफा चीज नहीं होती, वो दो तरफा चीज होती है कि हम अपने जो परिजन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे अपने लक्षण प्राप्त करते हैं। और सामान्यतः जो हमारी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम रेप्लिकेट करते हैं, हम अपना जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन में हम अपने लक्षण, सारे लक्षण अपने परिजनों से, अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, जो क्रोमोसोम्स के द्वारा हमारे भीतर आते हैं। परंतु इस जो ट्रांसमिशन है इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी आता है और इसको वेरिएशन बोलते हैं। तो हम लोग हेरिडिटी, हेरिडिटी की हिंदी क्या होगी? हेरिडिटी, आनुवंशिक, अनुवांशिकी और वेरिएशन, ठीक। तो हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी का ही एक अनिवार्य हिस्सा वेरिएशन भी है, ठीक है। तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे अधिकांश वैसे रहते, परंतु बहुत थोड़े से हम बदल जाते हैं, वो वेरिएशन हमारे भीतर आता है। और ये वेरिएशन क्यों आवश्यक है? To differentiate between two human. क्या करना है डिफरेंशिएट करके? to cope up Sir, with the अगर present scenario. सर Sir, to cope up बदलते with हुए the present सिचुएशन के scenario. सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सर्वाइवल के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। कैसे क्या होता है? इससे बहुत जरूरी चीज है जो हमारे जीवन में इसकी वेरिएशन के द्वारा ही होती है। वो क्या चीज है? बदलाव। ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमारे अगर पेरेंट्स जिस सिचुएशन में रहते हैं उस आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप लोग बिल्कुल सही बता रहे, दोनों ने लगभग ठीक आंसर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकली? इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? एडॉप्टेशन, इवोल्यूशन, Mutation. इवोल्यूशन, ठीक है। हमारा जो इवोल्यूशन है वो इस वेरिएशन पर ही निर्भर करता है। कॉन्टिन्यूटी निर्भर करती है हेरिडिटी पर। क्यों हम अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं? ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, जीवन की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो जीवन का अपना कुछ एक तरीका है, लाइफ जो धरती पर अरबों साल से मौजूद है, तो इस जीवन का अपना कुछ तरीका है। वो जीवन के तरीके में एक सबसे बड़ी चीज होती है हेरिडिटी। हर जीव अपने पेरेंट से अपना अधिकांश गुण अपने पेरेंट से लेता है। क्यों लेगा? क्योंकि ये कंटिन्यूटी ही उसे जीवित रखने के योग्य बनाती है। पर ये कंटिन्यूटी में एक वेरिएशन भी आता है, देखिए उसमें हल्का सा बहुत मामूली सा बदलाव आता है। हर एक जीव में वो बदलाव आता है और ये बदलाव इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो उसको बेटर फिटनेस के लिए, उसके विकास क्रम के लिए अनिवार्य हो जाता है। वो बदलाव काफी बार नुकसानदायक भी होता है और वो नुकसानदायक बदलाव उसको खत्म भी कर देता है उस जीवन को। परंतु उसी जीवन में से कुछ जीवन ऐसा होता है जो इवॉल्व कर जाता है, जो पाता है कि उस बदलाव के कारण वो ज्यादा योग्य बन गया। तो हम लोग जैसे पेड़ पे रहते होंगे, 4 पैर से चलते होंगे, आज क्यों 2 पैर से चलने लगे? क्योंकि ये हमारे भीतर एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है, लगातार हो रही है, तभी हम बंदर से इंसान बने। जीव जो है, पहले सभी लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे बदलते बदलते आज हम सभी अलग अलग प्रकार के जीव बन गए और इतने कॉम्प्लेक्स जीव बन चुके हैं। तो ये सब क्यों हो पाता है? इसका कारण हमारा एवोल्यूशन, इसका वेरिएशन है।
तो ये वेरिएशन ही है जो हमारे बैक्टीरिया वायरस के अंदर भी हो रहा है। वायरस भी जैसे जैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें वेरिएशन आ रहा है, और क्योंकि वायरस बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत थोड़े समय में वो बिलियंस बनते हैं, तो उनमें वेरिएशन भी बहुत तेजी से, वायरस बैक्टीरिया में वेरिएशन भी बहुत जल्दी आ जाता है मैमल्स के मुकाबले या और जीवों के मुकाबले। तो यूनिसेलुलर जीवों में जो सिंगल सेल वाले जीव हैं उनमें बदलाव ज्यादा तेजी से आता है। तो वही हमारे वायरस हैं, जो ये वायरस अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस सर्वाइवल के लिए वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो उसी के कारण वो अपनी पहचान को बार बार बदल रहे हैं, ताकि इम्यून सिस्टम हम उनको पहचान ना सके। तो ये हम अब बात कर लेते हैं हमारी इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी की, कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, आखिर होता क्या है। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वो ये समझ लें कि इम्यूनिटी होती क्या चीज है और किस तरह से ये हमें बीमारियों से बचाती है। तो इम्यूनिटी हमारे, इसकी अगर डिफाइन करें तो हमारे शरीर की योग्यता है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बीमारियों को करने वाले जो जीव हैं उनसे बचाए रखने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इससे भी ज्यादा, खाली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, डिजीज से इवन कैंसर और कुछ बीमारियां जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती है उनसे भी इम्यूनिटी हमें बचाती है। और अधिकांश इसका रोल हमारे को जो पैथोजेंस हैं, बीमारी करने वाले जीव हैं, उनके खिलाफ होता है। जो हमारे, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि हमारे शरीर पर लगातार हर समय जबरदस्त हमला होता रहता है पैथोजेंस का, ठीक है। बहुत सारे पैथोजेंस के हम संपर्क में आते हैं हर वक्त। हम जब खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, हम सांस लेते हैं, टच करते हैं, परंतु इनमें से बहुत थोड़े ही जो है कोई बीमारी कर पाते हैं, और अधिकांश को हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्ट कर लेता है। और यही एक कारण है कि जब जैसे ही इंसान का शरीर खत्म होता है, इंसान की धड़कन रुक जाती है, मतलब जब जिसे कहते हैं डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के तुरंत बाद शरीर के ऊपर बहुत से पैथोजेंस का, उसी शरीर के ऊपर जो थोड़े समय पहले जीवित होता है और सब कुछ सालों से चलते रहता है, वही जीव कुछ घंटों में ही सड़ने लग जाता है। उसके अंदर इन पैथोजेंस का अटैक शुरू हो जाता है, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का सिस्टम है, वो काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारा ये डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर को बचाए रखने का। तो सर वो थोड़ा डेथ का डेफिनेशन क्या होगा? डेथ का डेफिनेशन, वैसे डेथ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिस्क्राइब, बट फिर भी जैसा हम आज के समय में डेथ को समझते हैं, डेथ जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका सीज कर जाना, उनका रुक जाना है। उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी कुछ को हम महत्व देते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी, शायद इसको हम महत्व देते हैं, क्योंकि डेथ की परिभाषा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो मेडिकल परिभाषा की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फिलोसॉफिकल परिभाषा पर जाओगे तो वो कुछ और हो सकती है। तो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब ये बंद हो जाता है तब उसे हम डेथ कहते हैं। खाली डेथ वो नहीं है, सीज मतलब ये काम करना, सिस्टम काम करना बंद कर देता है, सीज करता है, रुक जाता है काम करना, तब हम उसे डेथ बोलते हैं। क्यों ऐसा है? वैसे डेथ क्या होगी, अगर सोच के देखो, व्हाट इज डेथ? हमारे बॉडी फंक्शंस काम करना बंद कर दे, उसे डेथ बोलेंगे। स्पेशली कार्डियो मतलब हार्ट और रेस्पिरेशन बंद हो जाए, इसमें ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉडी फंक्शन में जैसे न्यूरोलॉजिकल
डेथ हो सकती है। न्यूरॉन्स में लोगों को पैरालिसिस हो जाता है एक हिस्से में, पूरे हिस्से में, उसके बावजूद वो जीवित रहते हैं। कोमा में चले जाते हैं लोग, उनका जो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, वो पूरी तरीके से काम करना कुछ समय के लिए बंद कर देता है, पर काफी लोग उसमें रिकवर कर जाते हैं। तो इसको हम डेथ नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर जैसे बॉडी फंक्शंस में हमारे बड़े सारे और बॉडी फंक्शंस हैं। कभी कभी लोगों की किडनी फेल हो जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, तो ऐसे में भी हम डेथ नहीं मानते। तो डेथ की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यस, डेथ की डेफिनेशन जब हमारा कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से सीज कर देता है, काम करना बंद कर देता है, उसको हम मेडिकल डेथ बोलते हैं। बाकी डेथ की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, वो आप लोग सोचे। अच्छा, इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी हमारे अंदर जो हमने जिसकी बात की है, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बीमारियों से बचाता है। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब हमारी अंदरूनी, जो हमेशा हमेशा मौजूद रहती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर हम ऑटो इम्यूनिटी और वैक्सीन की भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी की। जो इम्यूनिटी भी होती है वो हमारे भीतर दो तरीके की होती है। जैसे मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था, तो वो जिक्र किया था आपसे केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जिसका हम बात कर रहे थे। पर इम्यूनिटी के दो मोटा मोटा तरीके हैं। पहली है हमारी इननेट इम्यूनिटी। इननेट का मतलब आप जरा डिक्शनरी में देख के बताओ। इननेट जन्मजात होगा क्या? सॉर्ट ऑफ। सर इनबॉर्न। इनबॉर्न, जन्मजात, ठीक है। समथिंग दैट इज प्रेजेंट विद आवरसेल्फ, हमारे भीतर जो मौजूद रहे, ठीक है। तो उस प्रकार की इम्यूनिटी को हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये इन्नेट इम्यूनिटी नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक होती है। अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब, जो सभी में सामान्य रूप से हो। सभी में तो किसी होती एक बॉडी, किसी एक डिजीज के लिए नहीं हो। हाँ, मतलब ये जनरल होती है, सभी के लिए, जितने भी बीमारी करने वाले कारक हैं उन सब के लिए काम करती है, उन सब के लिए एक जैसा काम करती है। जैसे सबसे साधारण हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का सिस्टम क्या है, जो बहुत विजिबल है, पर हम लोग अधिकांशतः उसका नाम नहीं ले पाएंगे। बताइए क्या होगा ऐसी चीज जो सबसे विजिबल है परंतु हम उसको नहीं पहचानते। बताइए क्या है हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी का साधन। सोचिए क्या क्या साधन हो सकते हैं। सर माँ का दूध। ओके, और सर अपना स्किन, डीएनए। क्या बोला किसी ने? सर स्किन, डीएनए स्किन सर, डीएनए। ना, जीन्स। स्किन, चमड़ी। जीन्स सर, जीन्स। हम एक जीन्स तो हमारे अंदर गुण रखते हैं, परंतु स्किन उसका एक इफेक्ट चीज है। जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। स्किन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनको हमारे शरीर में एंटर करने से रोकती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इतना बड़ा सिस्टम है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और ये हमें बहुत सी बीमारियों को से बचाता है। आप अगर ध्यान रख दें कि आपको कभी चोट लगी हो, कट गया हो, कुछ और हो जाता हो, तो क्या सबसे बड़ा खतरा होता है उसमें? सर इन्फेक्शन हो जाता है। पक ना जाए। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पकना नहीं चाहिए।
है ना। हम उस पकने से बचाते हैं, इन्फेक्ट होने से बचाते हैं, क्योंकि जो चमड़ी है, चमड़ी एक खास जगह पर गैप दे चुकी है, ठीक है, कट लग चुका है वहां पर, वो जगह, वो एरिया एक्सपोज्ड हो चुका है, वहां कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है, बाकी सब जगह कहीं नहीं कर सकता, परंतु उस जगह पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुरंत एंटर कर जाएगा, और जैसे ही वो एंटर करेगा उस क्षेत्र में वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम जब भी कोई बीमारी लगती है, क्यों हम लोग, जैसे बीमारी होती है तो कहते हैं उसे घाव को साफ करो, डेटॉल लगाओ, उस पर पट्टी करो, क्यों करते हैं ये सब काम? क्योंकि हमें अब उस चमड़ी पर को प्रोटेक्ट करना, उस जगह को अब हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम घाव को साफ करते हैं, घाव को साफ करने के बाद उस पर एंटी इन्फेक्टिव डिसइंफेक्टेंट एजेंट लगाते हैं, फिर उसे कवर करते हैं ताकि फर्दर और इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो उससे हमें उसे प्रोटेक्ट करना होता है। कभी कभी वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो वो पक भी जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो चमड़ी हमारे शरीर का सबसे बड़ा एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो हमें पैथोजन के अटैक से बचाता है। ये बेसिकली एक बैरियर अप्रोच है। हमारा शरीर जो है एक बैरियर बना देता है पैथोजेंस के बीच में और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। तो ये नेचुरल, इसके अलावा और भी तरीके के बैरियर हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में मुंह के अंदर में सेलिवरी एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कोई भी खाने पीने की चीज है उसको तुरंत अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में कुछ नेचुरल किलर सेल्स रहते हैं, जैसे कि अगर ये न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। जब हमारे शरीर में कोई घाव हो भी जाता है तो तुरंत आपने देखा कि वो इन्फेक्शन एक खास एरिया में, उसी जहां चोट लगी होती है वहीं रहता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम है, हमारे सेल्स उस बीमारी को, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, उस बीमारी को लोकलाइज करते हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ तरीके हैं बैरियर। जैसे हमारी म्यूकोजल वॉल है, स्टमक के अंदर में एसिड, हमारे शरीर के पेट के अंदर, स्टमक के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। आपको पता है? यस सर। हमारा शरीर जो है, पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐसा वैसा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कभी किसी का सामना पड़ा, देखा कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड? यस सर। Yes, yes, जल जाता क्लोरिक एसिड को किसी चीज पर डालेंगे तो क्या करेगा वो? जल जाता जल है। बहुत हैवी रहता कंसंट्रेटेड है। होता है। किसी भी केमिकल पे कहीं भी डाल के देखिए तो झाग झाग आने शुरू हो जाएंगे, तुरंत वो जलने लगेगा। अगर फिजिकल बॉडी पे डाल देंगे तो वो पूरा जल जाएगा। तो ऐसा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में सीक्रेट होता है। क्यों सीक्रेट होता है? सर बैक्टीरिया को कम करने के लिए। एक काम डाइजेशन है, पर एक काम उसके अंदर, जैसे क्योंकि हमारा मुंह सबसे बड़ा साधन है, अपना फूड सबसे बड़ा साधन है, जिसके द्वारा हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी पैथोजन को निगल सकते हैं। क्योंकि बाकी दो ओपनिंग है, मतलब जैसे एक सांस, ठीक है, एक जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्रीथ कर रहे हैं वो, और दूसरा हमारा जो स्टमक है, फूड है। ये दो साधन हैं जिनके द्वारा हम किसी भी पैथोजन को निगल सकते हैं। और जो कुकिंग है, कुकिंग का एडवांटेज क्या होता है हमारे लिए? सर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो कुकिंग के टाइम पे ही मर जाते हैं। फूड इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, और उसके अंदर मौजूद जो पैथोजेंस हैं वो कुकिंग के द्वारा खत्म हो जाते हैं। अगर कोई भी वो चीजें होंगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर हम कच्चे फल फूल सब्जियां खाने लगेंगे तो क्या होगा, हमें वो पैथोजन खा जाने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं सब्जियों को धो, पकाओ, दूध को उबालो, फिर कंज्यूम करो, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो उसी से बचाने का काम करता है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हम कोई फूड खाएंगे
फूड उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल जाता है, जिसके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम गलती से निगल भी जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस को खत्म कर देगा, जला देगा। तो ये भी एक प्रकार का हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी का हिस्सा है, जो हमें पैथोजन से बचाता है। और सर व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल ये न्यूट्रोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी का एक महत्वपूर्ण, व्हाइट ब्लड सेल में 5 तरीके के सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और 2 और भूल गया हूँ, लिम्फोसाइट और एक, तो ये 5 होते हैं। तो ये 5 तरीके के जो सेल होते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में, ये 5 सेल जो है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फोसाइट जैसे जो चौकीदार पहचानने की कहानी सुना रहा था, वो काम हमारा लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। उसमें किलर सेल्स होते हैं, टी सेल्स बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट पहचान करते हैं, वो पहचान लेते हैं, और फिर जब भी कोई वो होगा तो तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे शरीर के अंदर में रहता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों से मिलकर बनता है, और उसमें सबसे पहला एक हमारा जो ये बैरियर अप्रोच है। जैसे बैरियर अप्रोच में हमारा फिजिकल बैरियर हो गया, ठीक, जिसकी बात मैंने कहा, चमड़ी, फिर म्यूकोजा जो शरीर की अंदरूनी तह है, जैसे आपके गाल के अंदर है तो हम म्यूकोजा, बॉडी हेयर, आई लैशेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और GI ट्रैक्ट, ये सब एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसकी बात मैं कर रहा था कि जैसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में जाता है और वो किसी भी जर्म को जो हमारे शरीर में फूड के साथ घुसे उसे डाइजेस्ट कर देता है, उसे डिसॉल्व कर देता है। जो सलाइवा होता है मुंह में, वो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। टीयर्स होते हैं, आंखों के अंदर जो आंसू हैं, आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं, इनके अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या करती हैं, आंखों के अंदर जो आंसू है, जो आंसुओं का क्या फंक्शन है, रोने के लिए? नो सर, सर वो कुछ जाता है आंख में तो वो पानी पानी निकलने लगता है। जाने से भी मतलब एक्चुअली आंसू हम लोगों का जो लक्राइमल ग्लैंड होता है ये नॉर्मली काम करते रहता है, हमें लगता नहीं है, पर वो मतलब वो एक इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने वाला काम थोड़ा दूसरा है। परंतु जो ये ग्लैंड है हमारा लक्राइमल ग्लैंड, ये नॉर्मली हमारी आंखों के ऊपर एक क्योंकि हमारी आंख एक सॉफ्ट ऑर्गन है और एक्सपोज्ड ऑर्गन है, और बहुत सॉफ्ट डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स यहाँ नहीं होते हैं, तो उनको बचाए रखना जरूरी होता है, और उनको मॉइस्ट रखना, उनको गीला रखना जरूरी है, क्योंकि अन्यथा वो ड्राई होकर वो खराब हो जाए। इसके अलावा मॉइस्चर देने के अलावा आंसू हमारी आंख को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी फॉरेन पैथोजन, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए फॉरेन बॉडी आ गई, उसको वहां से हटा देगा आंसू के कारण। फिर उसके अलावा अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो वो भी उसके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं आंसुओं के अंदर में, वो उस बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देंगे। तो हमारे शरीर में जो टीयर्स हैं, सलाइवा है, जो थूक हमारे मुंह में आता है, वो उसका अपना फंक्शन है। तो ये सब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं हम। फिर सेलुलर बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में जिन सेल्स की आप बात कर रहे थे अभी, WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इस्नोफिल एंड मोनोसाइट, ये नाम मैं भूल रहा था, मोनोसाइट। मोनोसाइट इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही सेल इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। मोनोसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ठीक है। बाद में ये मैक्रोफाजेस बन जाते हैं, किसी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब उसे निगल जाते हैं। अगर कोई ऐसा पैथोजन आए तो उसे निगलने का भी काम ये
कर लेते हैं ये सेल्स, और ये हमारे बॉडी टिश्यूज में, ब्लड में मौजूद रहते हैं। फिर एक केमिकल है जिसका नाम है साइटोकाइन। ये साइटोकाइन हमारे शरीर को में वायरस इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक सीक्रेट होने वाला प्रोटीन है, इंटरफेरॉन्स होते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में केमिकल प्रोटीन्स होते हैं जो रेडीमेड रहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिकली वायरसेस के ऊपर अटैक करते हैं। नॉन स्पेसिफिकली का मतलब ये किसी एक विशेष वायरस के ऊपर, जैसे वायरस की जो एक अभी हम जब चलेंगे ना एक्टिव इम्यूनिटी पर, तब हमें दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। पर नॉन स्पेसिफिकली का मतलब ये होता है कि कोई भी वायरस आए ये उसको पर अपना असर छोड़ेगा। कितना छोड़ेगा, कितना ठीक करेगा पता नहीं, क्योंकि वायरस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो साइटोकाइंस है ये रेडीमेड अवेलेबल रहते हैं, जिससे किसी भी वायरस अटैक को हम अपने शरीर के भीतर जब हो तो उससे अपने आप को रोक सकते हैं। ये कुछ सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम के भीतर काम करते हैं। फेगोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, नेचुरल किलर सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, तो अगर चाहें तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगले हिस्से पर आते हैं, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिस इम्यूनिटी की हम आम तौर पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो एक जनरल इम्यूनिटी है कि हम जनरल इम्यूनिटी हमारी कैसी है। फिर दूसरा हिस्सा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। जनरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जो सभी बीमारियों के प्रति अपना काम करती है। दूसरी बीमारी हमारे सामने है, दूसरी इम्यूनिटी जो हमारे पास होती है वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम एक्वायर करते हैं, एक्टिवली उसको ग्रैब करते हैं, अडेप्ट करते हैं। और ये समय के अनुसार जो है हम हासिल करते हैं। बचपन से जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है वो हमारी जन्मजात इम्यूनिटी है। जब हमारा जन्म हुआ उसी समय हम स्किन को लेकर पैदा हुए, ये जितने सेल्स हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल बैरियर, ये सब लेकर पैदा हुए। परंतु जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमारे साथ जन्म के साथ नहीं आती है। ये जब हम यहाँ पर पैदा होने के बाद जब बीमारियों से एक्सपोज होते हैं तो उनके खिलाफ हमारा सिस्टम तैयार करता है अपने आप को कि कैसे उन बीमारियों से लड़ना है। ये सिस्टम जो होता है ये पैथोजन स्पेसिफिक है। पहले जिसकी बात कर रहे थे वो नॉन स्पेसिफिक है, उसमें किसी एक पैथोजन की स्पेसिफिक कोई लड़ाई नहीं है। तो जैसे अब जिस इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब जो बीमारी को करने वाला कारक है, वो जो वायरस है, बैक्टीरिया, उसके स्पेसिफिक वायरस के लिए। जैसे अभी हम कहते हैं कोरोना का वैक्सीन लगेगा तो किस कौन से वायरस से इम्यूनिटी मिलेगी? कोरोना वायरस। ठीक है, और वायरस ऐसा नहीं कि सभी वायरस से, हो सकता है आपको कोरोना वायरस से आप इम्यून हो, किसी दूसरे वायरस से आपको दिक्कत हो जाए, पर डॉक्टर ये बोलेगा कि भैया इसका आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आपको केवल कोरोना वायरस, वो भी जो आज का मौजूदा फॉर्म है, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी इसीलिए वेन ऑफ कर जाती है, घटती जाती है। कुछ वायरस की इम्यूनिटी घटती कम है, कुछ की बहुत ज्यादा घटती है, और उस घटने में दो चीजें काम कर सकती हैं। एक हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है और उस सेल की पहचान है, दूसरा उस सेल, उस वायरस के अंदर होने वाले म्यूटेशन है। तो ये दोनों चीजें हमारे भीतर वेन ऑफ, समझ रहे हैं, वेनिंग ऑफ, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो हमारी जैसे इम्यूनिटी, आज हमें टीका लगा,
और उस टीका लगने, आज ये 0 डे पे टीका लगा, उससे 15 दिन में हमारी इम्यूनिटी, लेट से किसी बीमारी की 15 दिन में, 1 महीने में वो इम्यूनिटी अभी 0 है, ठीक है, जब टीका लगा, फिर तेजी से शूट कर जाएगी। परंतु धीरे 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 समय के साथ साथ ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये किसी में बहुत तेजी से कम हो सकती है, पता चला 6 महीने बाद वो इम्यूनिटी खत्म हो गई, किसी में वो बहुत लंबे समय तक, सालों साल चल सकती है। तो ये डिपेंड कर सकता है अलग अलग वायरस के ऊपर में कि वो उसकी इम्यूनिटी कितने समय तक हमारे भीतर रहेगी, पर निश्चित रूप से थोड़ी इम्यूनिटी कम होती जाती है। और क्योंकि हम इसे जन्म लेने के बाद इसे एक्वायर करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं, ये हमारे भीतर नेचुरली यानी कि बाय बर्थ नहीं मौजूद होती, इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये जो इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है, जिसका मतलब है एक विशेष बीमारी के लिए जिस बीमारी की इम्यूनिटी है उसी से बचाएगी आपको। इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान होता है एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट का, जो कि किसी एंटीजन को हार्मलेस बना देते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग वायरस। ना ना ना, डिजीज कॉजिंग वायरस नहीं होते। ये एंटीजन एक प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन हमारे वायरस बैक्टीरिया के सेल सरफेस पर मौजूद हो सकते हैं या उसके भीतर मौजूद हो सकते हैं। ये उसका हिस्सा है। जिनकी बात हम, जिन एंटीजेंस की बात कर रहे हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो किसी बैक्टीरिया वायरस के सरफेस पर मौजूद रहते हैं, या कभी कभी अंदर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी एंटीजन जो है सरफेस वाले प्रोटीन के खिलाफ ही हो। तो इन एंटीजन के खिलाफ हमारा शरीर क्या करता है? हमारा क्या करता है? इस एंटीबॉडी बनाता है। हाँ, ये एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन के साथ चिपक जाता है। चिपक के क्या करेगा? बी सेल को पहचान यहाँ करता है, छेद कर देगा, यहाँ तोड़ देगा इसको, यहाँ से इसे तोड़ देगा, इसके सेल वॉल को खत्म कर देगा। जब सेल वॉल खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो रप्चर हो गया, वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो एंटीजन होते हैं, इन एंटीजेंस को ये हार्मलेस कर देता है, इनको ये नुकसान, चोट पहुंचा देता है, जिससे ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट इन एंटीजेंस पर अटैक करके इनको टुकड़े से, उस बैक्टीरिया वायरस को टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसको रप्चर कर देता है, उसके अंदर छेद कर देता है। सर क्या एंटीबॉडी भी प्रोटीन है? एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, यस, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होता है, मुझे ध्यान है। सर एंटीजन के भी टाइप होता है क्या सर? बिल्कुल होता है एंटीजन का टाइप। सरफेस एंटीजन होते हैं, अंदर के एंटीजन अलग होते हैं, पर हमारा जो काम, काफी हद तक हम सरफेस एंटीजेंस पर काम करते हैं। इसके अलावा अंदर के उस पर भी काम करते हैं, पर जो प्रायोरिटी एंटी, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का आधे से ज्यादा काम वो सरफेस एंटीजेंस पर होता है, इसलिए उनको सरफेस एंटीजन बोलते हैं। सरफेस एंटीजन का मतलब जो एंटीजन, जो प्रोटीन वायरस बैक्टीरिया के सरफेस पर रहते हो, यानी उनकी सेल वॉल के ऊपर रहते हो, वो सरफेस एंटीजन कहलाते हैं। सर इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होता है सर? इम्यूनोग्लोबुलिन्स अभी आते हैं, उस पर आते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं इसमें होगा, वो भी हमारे, ये हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारे एंटीबॉडीज हैं उनके टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं। 5 तरीके के होते हैं, IgA, IgG, IgE, IgM और एक और IgM, IgM, IgA, IgD, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, इसमें IgA, IgG और IgM सबसे महत्वपूर्ण होते हैं,
ठीक है, ये एंटीबॉडीज के प्रकार हैं, अलग अलग तरीके के जो एंटीबॉडीज बनते हैं। शुरुआत में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर में IgA एंटीबॉडी बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए IgG एंटीबॉडी रहता है। ये टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं जो हमारे शरीर के अंदर में इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बनते हैं। और हमारे जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, इसका एक महत्वपूर्ण काम है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना। क्या मतलब हुआ इसका, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना? कौन सा एंटीजन, मतलब कौन सी अपने शरीर का है या फिर कौन सा फॉरेन पार्ट? वेल, तो जब भी कोई हमारे शरीर के अंदर में पैथोजन क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज पैथोजन? सर डिजीज कैरिंग माइक्रो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे एक वायरस हो सकता है। वायरस की फोटो थोड़ी ऐसी ऐसी बना देता हूँ, ये वायरस है। ये कभी कभी पैरासाइट हो सकते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज व्हाट, इट इज आल्सो वन ऑफ द सेल, ठीक है। वायरस भी एक इस प्रकार का एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। तो हमारे शरीर में अब क्या हमारा शरीर सेल के, हमारे बॉडी के अंदर में अदर सेल्स नहीं है? हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स घूम रहे हैं। हम ब्लड सेल्स की बात करें तो बहुत सारे ब्लड के अंदर सेल हैं, बॉडी के हर हिस्से में अपने अपने सेल्स हैं। तो हमारा शरीर भी इन्हीं सेलों से बना हुआ है। अब हमारे लिए एक चैलेंज यही रहता है कि कैसे हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचाने। ऐसा सेल जो हमारे शरीर का ही हिस्सा है, ठीक है, हमारा ही हिस्सा है, और ऐसा सेल जो हमारा हिस्सा नहीं है, कहीं बाहर से हमारे शरीर में घुस गया है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को पता चलना चाहिए ना कि भाई ये बाहरी आदमी है, ये आदमी तो घर का है। अब सिक्योरिटी गार्ड हमने बिठा रखा है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम यही है कि ये देखे कि जो हमारे सेल के, हमारे शरीर के सेल हैं उनको जाने दे, उनको स्वीकार करे, और जो हमारे शरीर के सेल्स नहीं है उनको स्वीकार ना करे, उनको किल करे। तो ये काम उसको, महत्वपूर्ण काम उसको करना होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इम्यून सिस्टम, और इसके लिए वो इन एंटीजेंस का सहारा लेता है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, सरफेस एंटीजन। जैसे हम शक्ल पहचानने के लिए किसी के पहचान की चीजें याद रखते हैं, हम अपने शरीर में कैसे पहचानते हैं? हम अपने शरीर में कोई भी चीज होती है तो उसको किस प्रकार से पहचानेंगे? हम अपने सर शरीर, ब्रेन में वो फोटो आ जाता है। ब्रेन में नहीं, हाँ, हमारा हम जब स्ट्रक्चर से हम अपने एक पहचान के गुण बना लेते हैं। इस आदमी को हम जानते हैं, जिसको भी जानते हैं, तो हमारा दिमाग शायद उसको एक इमेज क्रिएट कर लेता है कि भाई इसका नाक ऐसा है, इसका आंख ऐसा है, इसका स्किन का कलर ऐसा है, इसका बाल ऐसा है। वो सारी चीजों को टोटलिटी में देख के कहीं कैप्चर हो जाता होगा, और जब नेक्स्ट टाइम हमारे सामने वही चीज आती है तो तुरंत वो हम मैचिंग करता है हमारा दिमाग तुरंत से कि हाँ, जैसे हम कभी किसी दोस्त को, किसी आदमी को बहुत समय बाद देखते हैं, ठीक है, या उसके जैसे किसी आदमी को देखते हैं, तो क्या होता है, तुरंत हमारा, अरे यार इसके बाल तो वैसे ही लग रहे हैं, इसकी हाइट तो वैसी ही है, ये नहीं नहीं, इसका स्किन कलर वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमारा काम, दिमाग जाने अनजाने ये काम करता है, तुरंत उसके सभी लक्षणों को कंपेयर करता है जो हमारे दिमाग में रिकॉर्डेड डाटाबेस होता है उसका। इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। ऐसे ही ये हमारे जो शरीर के का इम्यून सिस्टम है, वो भी किसी पैथोजन को पहचानने के लिए क्या करता है, उसके शरीर के ऊपर जो मौजूद एंटीजन है उनको पहचान लेता है। ये वाला एंटीजन हमारे शरीर पर नहीं होता है, ये केवल इस पर होता है। तो अपने शरीर के पैथोजन को
एंटीजन को और उसके शरीर के एंटीजन को पहचान लेता है। उसे पता है कि ये वाला एंटीजन हमारे शरीर के सेल्स में नहीं होता है, उनके अंदर ये ग्रीन नहीं होता है, पिंक होता है। तो उससे वो पहचान लेगा, और जैसे ही ये आदमी आएगा उसे पहचान लेगा कि अच्छा ये वाला एंटीजन का है, ये बाहरी सेल है, इस पर अटैक करो, इसे खत्म करो। अब जब पहली बार कोई एंटीजन शरीर के अंदर में एंटर करता है, पैथोजन कभी कोई एंटर करता है, तो उस समय पर हमारे शरीर को के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब वो पहली बार आ रहा है उसको ये पता नहीं है कि ये जो एंटीजन है ये सेल्फ है नॉन सेल्फ है। तो उसे वो चेक करता है, उसके लिए उससे टाइम लगता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे में तैयार, हमारा शरीर हमारा इम्यून सिस्टम पहले ये तय करता है कि सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। जब वो ये देख कह देता है कि नहीं ये सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ है, बाहरी है, तो फिर तुरंत क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है कि भाई इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी बनने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए जब कोई बैक्टीरिया पैथोजन हो सकता है क्या हो सकता है कि मतलब बॉडी में इतना सारा एंटीबॉडी बन जाए कि वो खुद के ऑर्गन को ही डिस्ट्रॉय करने लगे? कुछ डिफरेंट सिचुएशन में ऐसा होता है, अभी डिस्कस कर लेंगे उसको। ऑटो इम्यूनिटी अभी हमारा वाला समय डिस्कशन है, इसी के अंदर में हम जब क्लास में ही इसी को डिस्कस करेंगे। एक ऑटो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है उस पर बात करेंगे। पर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं रिएक्शन। फर्स्ट टाइम जब कोई चीज एक्सपोजर हुआ तो उसके रिएक्शन का एक टाइम है, तो ये टाइम, अब जो दूसरी बार रिएक्शन होगा, मान लीजिए सेम पैथोजन अब दोबारा आया, पहली बार आया, फिर कुछ साल भर बाद दोबारा उसी पैथोजन ने आप पर अटैक किया, तो क्या होगा इस बार? उसको पहचान लेगा। हाँ, इस बार वो रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। पहली बार में रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा, दूसरी टाइम बार में रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा रेस्पॉन्स टाइम? क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी बन चुकी है उसके, मेमोरी बन चुकी है। जैसे कि अगर इसकी जगह पे हम एक सिक्योरिटी गार्ड का वो लें, है ना, हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक बदमाश आदमी आ रहा है, हथियार लेकर चला आ रहा है। जब वो पहली बार आता है, अब उसने हथियार वो छुपा रखा है, तो उसके पास आता है, पास तक पहुंचता है, और जो है वो उसको फिर गार्ड अपना काम करना शुरू करता है, उसे चेक करता है। जब वो चेक करता है तो दिखता है उसका हथियार है। फिर वो जो दूसरा जो बदमाश है वो उस गार्ड पर हावी होने की कोशिश करता है, गार्ड बदमाश के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। मान लीजिए गार्ड उस बदमाश पे हावी भी हो जाएगा तो भी उसको उससे फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मान लीजिए वो बदमाश 1 साल बाद दोबारा से आ गया, तो इस बार गार्ड को कितना समय लगेगा पिछली बार की अपेक्षा? कम लगेगा। बहुत कम समय लगेगा। वो पहले से तैयार होगा, वो दूर से ही देख लेगा। वो जब 10, 15, 20 मीटर दूर ही होगा वही पहचानेगा, अरे ये तो वही बदमाश आ गया, मारो मारो मारो। तो सबको इकट्ठा कर लेगा, अपने और दोस्तों को बुला लेगा, क्योंकि पिछली बार वो अकेला था तो उसको फाइट करनी पड़ी। जब तक वो और लोगों को बुलाता वो करता तब तक उसको थोड़ा समय लग गया था। पर इस बार क्योंकि वो चौकन्ना है, उससे पता है कि अरे ये वो आदमी है, ये वही वाला आदमी है, तो वो उस आदमी को तुरंत पहचान कर पकड़कर उसे पकड़ लेगा। तो जो रेस्पॉन्स टाइम जब सेकंड टाइम वो आता है, और दूसरी बात कि उसने उसकी तैयारी करके रखी हुई है कि भाई इस वाले बदमाश को किस चीज से ठीक किया जा सकता है। यहाँ हर बदमाश की अपनी एक अलग दवाई है, हर बदमाश को कंट्रोल करने की एक अलग दवाई है। तो इस बदमाश को इस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ उसने अब दवा और जो उसका इलाज है वो ढूंढ रखा है। तो वो इस बार तैयार है। जैसे ही वो आया, उसके आने के पहले ही उसने उसे पहचान लिया, तुरंत एंटीबॉडी उसको बुला लिया कि भैया आ जाओ, इसको ये आ रहा है,
और तुरंत उन्होंने उस पर अटैक किया और उस पैथोजन को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए जब हमें दोबारा बीमारी होती है या वैक्सीनेशन के बाद जब बीमारी होती है, यही हमारी पूरी इम्यूनिटी की कहानी है कि जब हमें दोबारा बीमारी होती है तो कम गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडी मौजूद है, हमारे इम्यून सिस्टम के पास उसकी एक पहचान मौजूद है, तो वो जो रेस्पॉन्स टाइम होता है इस बार वो कहीं ज्यादा हो जाता है। अब जो ये सारा खेल बीमारी के अंदर क्या है, रेस्पॉन्स टाइम का है। अब दूसरी घटना भी हो सकती है। दूसरी किस तरीके से हो सकती है? मान लीजिए जो ये वायरस है, रेस्पॉन्स टाइम आपका थोड़ा सा है, मान लीजिए 7 दिन आपको लगे। इन 7 दिनों में जो वायरस बैक्टीरिया है वो भी आपके अंदर में डुप्लीकेट कर रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है। बनाता है कि नहीं बनाता? ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन 7 दिनों के भीतर जो ये वायरस बैक्टीरिया है ये अपना केस लोड बढ़ा देगा, अपने जो वायरस है, अपने साथी वायरस है उनको बढ़ा देगा। और अगर आपका रेस्पॉन्स टाइम इतना ज्यादा है और डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत नहीं है, तो हो सकता है ये बदमाश और इसके द्वारा पैदा किए गए अन्य साथी हमारे गार्ड और उन एंटीबॉडीज पर, हो सकता है आपने एंटीबॉडी बनाए तो सही, पर तब तक यहाँ पर लाखों या उससे भी ज्यादा वायरस बैक्टीरिया पैदा हो चुके थे। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर तो पाया, वो कुछ हजारों ही को न्यूट्रलाइज कर पाया, और तब तक वो लाखों बन चुके थे। तो हमारा सिस्टम ऐसे में बेकार हो जाएगा और ऐसे में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और डेथ भी फेस करनी पड़ सकती है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाया, यानी कि वो रिस्पॉन्ड टाइमली नहीं कर पाया और तब तक वो बीमारी हमारे भीतर वो जो है बहुत ज्यादा फैल गई। ऐसे में डॉक्टर का क्या योगदान होगा? वैसे में डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर भी कुछ कर सकता है? नो सर। सर दवा दे करके फिर डॉक्टर भी कुछ करता है बेचारे को। अब उसको काहे के लिए, हमने इतनी डॉक्टरी किस लिए पढ़ी थी? डॉक्टरी जब पढ़ी, मेडिसिन पढ़ी तो किस लिए पढ़ी? इसमें ये चीज है एक सबसे बड़ा कि जैसे हमारी जो ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज है, अब के समय में वायरल डिजीज बढ़ गई हैं। पहले हमारी ज्यादातर बीमारियां बैक्टीरियल बीमारियां हुआ करती थी, पहले बैक्टीरियल बीमारियां ज्यादा थी। बैक्टीरियल बीमारियों के खिलाफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग या एंटीबायोटिक दवाइयों की खोज कर ली गई। अब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया कहीं घुस गया है, ठीक है, कहीं ग्रो हो गया, ब्लड में चला गया, कहीं इन्फेक्शन हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम उसको डील नहीं कर पा रहा, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा इसमें इस बैक्टीरियल बीमारी के लक्षण लग रहे हैं और ये इस एंटीबायोटिक को खाने से ठीक हो जाएगा। वो एंटीबायोटिक क्या करेगा? वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया डुप्लीकेट हो रहा है, जो उसके अंदर ग्रो कर रहा है उस शरीर के अंदर में, उसको किल कर देगा। तब तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत हो जाएगा, वो वापस तैयार हो जाएगा और उसके आगे की लड़ाई वो खुद जीत लेगा। तो इसलिए हमारे जो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक दवाइयां हैं या टू लिमिटेड एक्सटेंट एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे कुछ कुछ एंटी वायरल ड्रग्स भी बन चुकी हैं जो हमारे कोविड में भी यूज की जा रही हैं या HIV के इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं, तो वो भी हमारे इस वायरल लोड को कम करने का महत्वपूर्ण काम करती हैं, जिससे हमारा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि वो बियॉन्ड लिमिट काम नहीं कर सकता, उसकी एक सीमा आ जाती है, एक जगह पर वो भी बेचारा हथियार डाल देता है, थक जाता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का तरीका है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाता है तमाम तरीके की बीमारियों से। हमारे इम्यून सिस्टम के कई सारे फीचर्स हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के, जैसे जिनमें से कईयों की बात हमने कर ली। नंबर 1, वो स्पेसिफिक एक्शन करता है। स्पेसिफिक एक्शन मतलब हर बीमारी के लिए, हर पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक दवा ढूंढता है, किस को कैसे डील करना है उसे ये पता होता है।
तो दूसरी चीज उसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। वो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, इन सब के खिलाफ काम कर सकता है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत होती है। ये नॉन सेल्फ और सेल्फ के भीतर में काम कर सकता है। और चौथी चीज इसकी मेमोरी होती है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ऐसा नहीं होता कि इसकी मेमोरी ना हो, इसके अंदर एक याद रखने की क्षमता होती है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद रख कर वो अगली बार के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। और जो मैं आपको सेल बता रहा था, लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट जो हमारे एक प्रकार के WBCs होते हैं, वो लिम्फोसाइट सेल दो तरीके के होते हैं, बी सेल एंड टी सेल। बी सेल और टी सेल, जो बी सेल होते हैं, इनका काम होता है जो बाहर से आने वाले इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आ रहे हैं, उन पर अटैक करना। और टी सेल होते हैं जो हमारे इन्फेक्टेड सेल, ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए, उनको उन्हें न्यूट्रलाइज करना। क्योंकि अब जो इन्फेक्टेड सेल है, वो इन्फेक्टेड सेल नए पैथोजन क्रिएट करने का साधन बन जाते हैं। तो ये बी सेल और टी सेल है। बी सेल बोन मैरो में हमारे पैदा होते हैं। बोन मैरो हमारे जो बोन्स के बीच में एक जगह होती है, बीच की चीज होती है, उसे बोन मैरो बोला जाता है। ये जो बी सेल होते हैं, ये किसी फॉरेन एजेंट के एनकाउंटर करने पर, जब कोई विदेशी सेल हम पर हमला करता है, तब एक्टिवेट होते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके द्वारा जो पैदा किए गए एंटीबॉडीज होते हैं, जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं, वो हमारे एंटीजन, सरफेस एंटीजन जिसकी बात हम कर रहे थे, उसके साथ चिपक जाते हैं, उनको, उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस एंटीजन को पहचान कर उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है। बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर में ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है। इसके बाद टी सेल हमारे थाइमस, ठीक है, एक ये विशेष ऑर्गन है थाइमस। इस थाइमस के भीतर जो है ये पैदा होते हैं। ये जो टी सेल्स होते हैं, ये हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल और रेगुलेटरी सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। बी सेल, प्लाज्मा सेल जो होते हैं, वो हमारे प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, बी सेल्स। और जो टी सेल्स हैं, वो हेल्पर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल या रेगुलेटरी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। और इसके द्वारा फिर ये एंटीजन रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। साइटोकाइंस, जो हमने पहले पढ़े थे, साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। बी सेल्स का डिफरेंशिएशन इनटू प्लाज्मा सेल इनिशिएट कराते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं, वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं। तो जैसे मैं पहले आपको कह रहा था कि इम्यून सिस्टम का रोल ना केवल हमारे पैथोजेंस को कंट्रोल करने में है, बल्कि कैंसर के लिए भी इसका योगदान है। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, वो हमारे कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। हमारे जो अलग अलग तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स हैं, उनमें एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स, जिसमें कि हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज जो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा पैदा की जाती हैं और ब्लड सेल में मौजूद होते हैं, ये एंटीबॉडीज पूरे शरीर में जो है ट्रेवल करते हैं और खून के जरिए से पहुंच जाते हैं।
इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है। ये जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स में बी सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिनके द्वारा प्लाज्मा सेल बनाए जाते हैं, और इन्हीं के अंदर में एक मेमोरी बी सेल होते हैं जो किसी एक खास पैथोजन की पहचान को अपने भीतर रखते हैं। दूसरे तरीके के का रेस्पॉन्स है वो होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के भीतर, जिसे हम सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। ये टी सेल के द्वारा होता है, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा अगर ज्यादा टेक्निकल हो जा रहा हो तो आप मुझे बता देना, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हमारी रिलेटिव समझ थोड़ी कम रहती है, तो इट्स बेटर कि हमें इसके बारे में पता रहे। जो हमारे टी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं और बॉडी के अंदर में एपोप्टोसिस, ठीक है, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, इसको प्रमोट करता है कि धीरे धीरे जो ओल्ड सेल्स हैं उनको एक प्रोग्राम तरीके से खत्म कर देता है। साथ के साथ ये इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है। इसका विशेष योगदान, विशेष रोल हमें देखने को मिलता है ट्रांसप्लांट में। ठीक है, जिस ट्रांसप्लांट, किसी ने हमसे ये सवाल पूछा था कि कैसे जो है कैसे हमारा शरीर, क्या सवाल था आपका? अच्छा, वो ऑटो इम्यूनिटी से संबंधित था। तो जो ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट एक ऐसी सिचुएशन है जहां इस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना होता है। ट्रांसप्लांट एक ऐसी परिस्थिति है जब किसी ऑर्गन के फेल हो जाने के कारण उसको बदले जाने की आवश्यकता हो। तो हम कुछ ऐसी परिस्थितियों में पूरे ऑर्गन को बदलना पड़ता है। आमतौर में आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट। कल मैं न्यूज में देख रहा था कि जो पिग है उसका हार्ट कि एक इंसान में अमेरिका में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया गया है। यस सर, कल है न्यूज़। तो अभी ये भी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, इन ट्रांसप्लांट्स के भीतर में हमारा जो ये सिस्टम होता है, यहाँ पर भी ये एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ट्रांसप्लांट में? सपोर्ट ना करना ऑर्गन का। So it is going to adapt our body or not? सर, नॉन सेल्फ होने की वजह से उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको अपने हिसाब से चलाना। बहुत बहुत सही बात कि हमारा शरीर में जो प्रॉब्लम है वो है सेल्फ और नॉन सेल्फ की। जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट में और कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, पर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो आपके शरीर के सेल्स नहीं है, वो किसी दूसरे के शरीर के सेल्स है। किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग का भी अगर ट्रांसप्लांट किया जाए, किसी दूसरे इंसान का भी ट्रांसप्लांट किया जाए, तो भी हमारे शरीर की इतनी क्षमता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम की क्षमता है कि वो तुरंत पहचान लेता है कि ये हमारे शरीर का ऑर्गन नहीं है। इट्स अ नॉन सेल्फ सेल्स, दीज आर नॉन सेल्फ सेल्स और ऑर्गन्स, और वो तुरंत उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रांसप्लांट को करने में। बाकी तो जो सर्जिकल प्रोसेस है वो तो है ही है, पर उसके अलावा दूसरे बड़ा चैलेंज जो है उससे भी बड़ा, सर्जिकल प्रोसेस इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है जितना बड़ा मुश्किल काम होता है उस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली बॉडी के अंदर में एक्सेप्ट कराना। तो अगर आप किसी भी ट्रांसप्लांट के मरीज को जानते होंगे तो आपने सुना होगा कि उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि उसका ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट हो गया, उसकी बॉडी ने उसको ठीक है एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके लिए काफी सारी दवाइयां दी जाती हैं, दवाइयां खिलाई जाती हैं, जिससे दवाइयां खाने से हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस किया जाता है।
सर तो जिसका वहां पर एक्सेप्ट नहीं सेल कर सकते ये मीडिएटेड ग्रुप है। इम्यून रिस्पॉन्स वहां भी काम करता है। हाँ जी। हाँ सर क्या इसका ऐसा हो सकता है ट्रांसप्लांट क्या कि अगर जिस व्यक्ति मतलब किसी और अदर एनिमल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस सेल को पहले इंट्रोड्यूस करा दिया जाए उसके बॉडी के अंदर ताकि एक मेमोरी बन जाए ताकि वो एक्सेप्ट कर ले उस ऑर्गन और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर आप मेमोरी बना दोगे तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि ये नॉन सेल्फ सेल आ रहे हैं, वो तो और खतरनाक हो जाएगा। अब मुझे कल सोच के आप लोग ये बताना कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। आज के समय में कुछ नई रिसर्च हो रही है क्योंकि ऑर्गन फेलियर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसको डील करने के लिए कई कई तरीके की रिसर्च हो रही है और कल की क्लास में मैं उस पर चर्चा करूंगा। मुझे याद दिला देना क्योंकि वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी जिसको हमें समझना चाहिए। वो हमारी आज की साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है। तो दीपक कल मुझे वो याद दिला देना, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी। सर ट्रांसप्लांट के लिए क्या ब्लड ग्रुप भी मैच कराना सर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, खाली ब्लड ग्रुप नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ मैच कराया जाता है। ठीक है, चलो अभी आज की क्लास को यही रोकते हैं, कल मिलेंगे सुबह। ठीक सर इसका पीडीएफ Thank you, sir. थैंक यू डियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड डे सर। Thank you, sir. Have a great day, sir. Thank you, sir. Bye.